आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हम देश को बना सकते हैं बेहतर, नए साल पर कर सकते हैं नया आगाज, चाहे हवा में घुलता हुआ जानलेवा प्रदूषण हो या समाज में फैलता असहिष्णुता का ब्लड प्रेशर, यानी पानी के जरिए खून में समाता प्रदूषण हो या फिर रग रग में फैलता भ्रष्टाचार, नशे में डूबती जवानी हो या महिलाओं में बढ़ता खौफ। देश की जरूरत है ऐसी चुनौतियों से पार पाने की, और इसी मुहिम का आगाज कर रहा है आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आओ देश बनाएं, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या, रंगदारी न देने पर गोली से उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी के लाहौर दौरे को मिला आडवाणी का समर्थन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, रिश्ते सुधारने की कोई भी कोशिश जायज है। दिल्ली में ऑटो परमिट घोटाले के आरोप में 3 अफसर सस्पेंड। बीजेपी ने मांगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय का इस्तीफा। महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में आईएस के 3 संदिग्ध। हैदराबाद के रहने वाले लड़के नागपुर हवाई अड्डे से हुए गिरफ्तार। सुर्खियों में देहरादून का नारी निकेतन, संदिग्ध हालातों में 2 दिनों में 2 महिलाओं की गई जान। और अमेठी के बुजुर्ग दंपत्ति को सऊदी में पड़े बेटे के शव का है इंतजार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की महामुहिम को मिल रहा है बड़ा समर्थन। जी, तो हमारी ये मुहिम है कि आओ देश बनाएं, आओ प्रदूषण मिटाएं। बातें बहुत होती हैं, लोग कहते बहुत हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम कहें भी, करने के लिए आपको प्रेरित भी करें। और आप सिर्फ प्रेरणा भर से काम नहीं चलेगा, करने के उपाय भी आपको सार्थक सकारात्मक तरीके से बताएं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर संजय सूद साहब हैं, आप सीएमओ हैं दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के, और आप प्रिवेंटिव मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब हैं, आप मैनेजर हैं एयर कंट्रोल यूनिट सीएसई के। विक्रांत तोंगड़ हमारे साथ हैं, आप पर्यावरणविद हैं। और आप पंकज चतुर्वेदी को भी आप देख रहे थे, जी ये आप पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, आप भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी, तो भारत में ही नहीं दुनिया भर में वायु प्रदूषण ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में 70 लाख लोगों की मौत की वजह सिर्फ किचन और वाहनों से निकलने वाला धुआं रहा। खास बात यह है कि यह संकट गरीब देशों में ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 2012 में दुनिया भर में हुई हर 8 में से 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण था। अकेले चूल्हे और गाड़ी से निकले धुएं की वजह से करीब 70 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें 43 लाख लोगों की मौत घरों के अंदर कोयला, लकड़ी और जैव ईंधन वाले चूल्हे के इस्तेमाल से हुई। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों में हृदय संबंधी रोग, सांस नली से संबंधी रोग, गले की बीमारी, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और स्ट्रोक शामिल है। WHO के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत और इंडोनेशिया वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं चीन से लेकर के दक्षिण कोरिया और जापान से लेकर के फिलीपींस का भी यही हाल है। 70 लाख में अकेले इन्हीं देशों में कुल 59 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई। WHO के मुताबिक तकनीकों में सुधार और वेंटिलेशन के बेहतर उपाय से इस संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रदूषित पर्यावरण में जीने को मजबूर हैं। WHO के मुताबिक गरीब देशों के 2.9 अरब लोग घरों में लकड़ी, कोयला और जैव ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जिनसे मरने वालों की संख्या
तेजी से बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, ये प्रदूषण तो बड़ा खतरनाक है भाई। एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आंकड़ा है, जो ये हालात हैं, ये इतने खतरनाक कैसे बन रहे हैं। दरअसल देश में मौत की 5वीं सबसे बड़ी वजह जो है वो वायु प्रदूषण है साहब। वायु प्रदूषण से राजधानी दिल्ली में हर वर्ष 10 से 30 हजार लोग जो है अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हैं। मरीज हों, बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का बेहद बुरा असर पड़ता है। अस्थमा का प्रकोप बढ़ जाता है। दिल का दौरा पड़ने की जो घटनाएं हैं वो वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण से जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मौसम में भी लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, इस वजह से ओजोन स्तर को जो नुकसान हुआ उससे खतरा बढ़ा है। स्किन कैंसर का, त्वचा का जो कैंसर है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों में फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो देखी जा रही हैं आजकल। और जलवायु परिवर्तन से फसलों को नुकसान हो रहा है साहब। तो ये प्रदूषण जो है ये वाकई बहुत खतरनाक है। जी, चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय सूद आपके पास चलूंगा। आप प्रिवेंटिव मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आप सफदरजंग हॉस्पिटल के सीएमओ हैं। आपके पास बहुतायत में मरीज आते होंगे। आप जब देखते होंगे मरीजों को, और जो डिसीजेज वायु प्रदूषण से जुड़ी होती हैं तो वो कितनी खतरनाक आपके हिसाब से एज अ मेडिकल एक्सपर्ट वो आपको समझ में आती है? ये जो बीमारियां होती हैं इसमें कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं जो एकदम सामने दिखती हैं, कुछ थोड़ी जो लंबे समय के बाद असर करती हैं। सामने तो जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, पोल्यूशन जारी है, वो बहुत सारे कारण के इस समय पोल्यूशन जारी क्यों ज्यादा लगती है, तो आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, आपके हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ जाते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनमें जो क्रॉनिक, जैसे अब सीओपीडी है, उनकी लंग्स की बीमारी है, एम्फेसिमा है, उन सब की बीमारियों के एक्सेसरबेशन की उनको पहले से ही थोड़ी बीमारी है जिसकी वो थोड़ी दवाइयां खाते हैं, पर इस सीजन में इस प्रदूषण की वजह से उनकी बीमारी ज्यादा बड़ा प्रकोप ले जाती है। बहुत लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और जिससे उनके परिवार के खर्चे भी बढ़ते हैं और देश के अस्पतालों के ऊपर लोड भी ज्यादा पड़ता है। अच्छा, कोई डॉक्टर तो जब उसके पास मरीज आते हैं ना, जैसे कोई दुकानदार खुश होता है कि उसके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं डॉक्टर के पास जब मरीज आते हैं तो डॉक्टर को थोड़ा खुशी महसूस होती है। लेकिन ये जो हालात हैं, क्या ये हालात कभी आपको परेशान भी करते हैं, विचलित भी करते हैं, चिंतित भी करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है? ये बिल्कुल चिंतित करते हैं। आपने बोला कुछ डॉक्टर खुश होते हैं, मे बी प्राइवेट सेक्टर में एक डिफरेंट इशू है। हम एक सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पहले ही बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा मरीज हैं अस्पतालों के पास, और इसमें उनका मरीजों का वॉल्यूम या बहुत ज्यादा मरीज होने से उनको उस तरह की केयर या देना संभव मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही गिने चुने बेड हैं। उन गिने चुने बेडों पे गिने चुने मरीज पूरे देश, खासकर नॉर्थ इंडिया से हमारे अस्पताल में आते हैं, और उन मरीजों के ऊपर अगर हमारे मरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एक मरीज पे कम ध्यान जाता है। तो इसलिए रेदर देन हम खर्चा करें उन मरीजों को ठीक करने में या उन बीमारियों को उस समय सुलझाने में, हमें इस एयर पोल्यूशन या प्रदूषण पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसपे इस समय बहुत बड़ी स्केल पे बातचीत भी चल रही है और सरकारें काम भी कर रही हैं। बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपसे पूछा इसलिए कि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, है ना? तो वो कहते हैं ना कि भाई आप इलाज करें, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप बचाव करें। हाँ जी, है ना? तो बचाव के लिए हम भोपाल चलेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं। पंकज साहब, बहुत स्वागत आपका। मुझे बताइए कि भाई बचाव हो कैसे, क्योंकि प्रदूषण के बारे में हम बातें करते हैं। जब मैं क्लास फर्स्ट और सेकंड में पढ़ता था तब से हम प्रदूषण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि साहब 3 तरह के प्रदूषण होते हैं, है ना, और इसको ऐसे रोका जाए, वैसे रोका जाए, लेकिन तभी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करें? सवाल तो ये बड़ा है ना। ये घातक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आसान तरीके से इसको कैसे रोका जाए? कैसे व्यवहार, आचार व्यवहार, कैसे सिस्टम बनाया जाए कि हम इजिली इसको अडॉप्ट कर लें और प्रदूषण ना होए? देखिए अतुल जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पर
जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन मेडिसिन, जो हम बात करते हैं, तो उसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए ताकि हमको दवाई की जरूरत न पड़े, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या यदि इस विषय को लेकर है वो ये है कि हमने पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं दिया। पर्यावरण को मुझे लगता है कि उसकी बहुत सारी परिभाषाएं लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, पर यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो एक पर्यावरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति के नाते मेरा मानना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक काम जो अभी प्रायोरिटी पर करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। जितने ज्यादा पेड़ होंगे, ये बहुत बहुत सामान्य सिद्धांत है, जो भी विज्ञान पढ़ा वो जानता है कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सोखते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमने पूरे देश में अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, औद्योगिकरण के लिए या तमाम प्रकार की विकास की योजनाओं के लिए पेड़ों के साथ जो अन्याय किया, तो शायद उसका दंड प्रकृति अब हमको दे रही। पर अभी भी अतुल जी, हम देर नहीं हुई हमको, मुझे लगता है कि अभी समय है, यदि हम सुधर जाएं, समझ जाएं तो उस दिशा में काम हो सकता है। पर उसकी शुरुआत कैसे होगी अतुल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो उसको मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको अपने स्तर पर पंकज चतुर्वेदी को, अतुल अग्रवाल को, डॉक्टर सूद को, सबको अपने स्तर पर शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपेक्षा ही करते हैं कि हमारे बगल से, हमारे पड़ोस से, हमारे मोहल्ले में हमारी सरकार, हमारा शहर ऐसा काम करे, पर हम वैसा काम नहीं करते। ये देश में सबसे बड़ी विसंगति है। मुझे लगता है कि यदि हम अपने स्तर पर यदि हमारा पर्यावरण का जो अनुशासन उसको मजबूत करें, हम पेड़ लगाएं, पेड़ पौधों के बचाने की बात करें, वाटर बॉडीज को सेव करें, कोशिश ये करें कि हमारे जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, उससे जो गैसें निर्मित तैयार होती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, चाहे सीएफसी गैसेस की बात करें, ओजोन लेयर को जो डैमेज जाता है उसकी बात करें, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं बीच में रोक रहा हूं, चलेगा कि हम ये भारी भरकम शब्द जो है ना, वो मेरे गांव में जो चूल्हा जलता है, जो अंगीठी जलती है, और अंगीठी जलाने वाली जो मेरी बूढ़ी मां है, उनको समझ नहीं आता ना। हमको ऐसा लगता है कि हल्के आसान शब्दों में समझाया जाए, ये ओजोन इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब भारी भरकम शब्द हैं। और मैं तो बचपन से लेकर आज तक इन्हीं शब्दों में उलझा हुआ हूं। आपसे इस शो के माध्यम से सार्थक पहल हमारी ये है कि आओ देश बनाएं। हम ये चाहते हैं कि जो एक गृहिणी है, जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, हम उनको आसान शब्दों में समझा पाएं कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल ठीक है। मैंने अतुल जी वही निवेदन किया कि जो सबसे साधारण उपाय है, जो गृहिणी की समझ में भी आएगा, बुजुर्ग की समझ में भी आएगा, बच्चे की समझ में भी आएगा, कि हमको पेड़ों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानना पड़ेगा। और जब तक हम पेड़ों का लालन पालन, संरक्षण और संवर्धन उस प्रकार से नहीं करेंगे जैसे अपने परिजनों का करते हैं, तब तक समस्या सुलझ नहीं वाली। और यदि हमने सिर्फ एक इस दिशा में काम कर लिया, यदि हमने अगले 10 साल में भारत में इस दिशा में बहुत मजबूती से काम कर लिया, तो हम जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं जी, जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, वो आधी से अधिक कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति ने हमको बनाया ही ऐसा है। लेकिन हम सिर्फ अपने विकास के नाम पर, अपनी सुविधाओं के नाम पर जो हमारे मित्र हैं वृक्ष, हमने उनका अहित करना शुरू कर दिया। तो आप जब किसी को नहीं बख्शेंगे तो फिर प्रकृति आपको कैसे बख्शेगी। तो आपने कहा, मैं फिर आग्रह करूंगा कि सिंगल पॉइंट एजेंडे पे यदि देश में अगले 10 साल काम हो कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, तो देश भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा। विक्रांत तोंगड़ साहब, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, खुद को बचाएं, समाज को बचाएं, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। जब कहीं लिखा होता है, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बस में जाते हैं, तो लिखा होता है कि साहब पेड़ बचाएं, है ना, पेड़ लगाएं, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। अच्छी बात है, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? इसलिए मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि हमको ऐसे सार्थक उपाय बताने हैं। अब हम पेड़ काटेंगे नहीं तो लोग कहेंगे साहब आप विकास विरोधी हैं, है ना। तो विकास भी हो, प्रदूषण भी ना हो, पेड़ भी लगे, जीवन शैली ऐसी बनाने की बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आओ देश बनाएं, सार्थक पहल करें। विक्रांत जी, बिल्कुल कैसे मुमकिन हो, संभव कैसे हो? ये बिल्कुल संभव है। इसकी शुरुआत सरकार लेवल से भी होगी और आम लोगों से भी होगी। अगर शुरुआत होगी तो इस पे हम अंतिम चरण तक भी जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। शुरुआत, मेरा कहने का पर्याय ये है कि अभी तक एयर पॉल्यूशन को हमारे यहाँ कोई विषय ही नहीं समझा जा रहा था सरकारी स्तर पे। अभी सरकार ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हैं, उसके बाद काम शुरू होगा। आज भी दिल्ली सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। और जब कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, तो हम उसको कैसे कम कर पाएंगे? तो इस पे काम किया जाना जरूरी है। हमारी योजना इस तरह से बननी चाहिए जिसमें पर्यावरण का हित हो, जिसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। ठीक है। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में जो प्रदूषण है
उसकी वजह केवल दिल्ली नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी एक बड़ी वजह है। ओपन किचन एक बड़ी वजह है, रोड साइड में जो डस्ट है वो एक बड़ी वजह है, ट्रैफिक कंजक्शन है। तो इन सब पे आम लोगों की सहभागिता से अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पर प्रदूषण का स्तर कम किया जा सकता है, लेकिन इसमें सरकार और आम लोगों की सहभागिता की जरूरत है जी। उससे पहले ये संभव नहीं है जी। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन। डॉक्टर नरेश त्रेहन इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है, क्या वो उपाय बता रहे हैं, एक बार वो दिखाते हैं कि ये एक्चुअली पोल्यूशन जिस लेवल पे हम हैं रह रहे हैं जिसमें अंदर, वो वाकई में डेंजरस है, क्योंकि इनके डिपॉजिट होने से एक तो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजनेशन कम होती है, इरिटेशन होती है जिससे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये सब चीजें एक तरफ है। दूसरा ये तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, जब हम ब्रीथ भी कर रहे हैं तो उसमें नॉक्शियस गैसेस भी हैं जो पॉइजनस हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे, ब्रेन के ऊपर, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो इसीलिए ये जो पॉइजन्स हैं इसको हम जितना सीरियसली डील करें उतना अच्छा है जी। सीरियसली जितना डील किया जाए उतना अच्छा है। और डॉक्टर त्रेहन ये मानते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने में सरकार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। पहली बात तो गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट का रोल इज अ रेगुलेटर रोल कि सेंसिटिविटीज क्या क्या हैं। एक तो जैसे रोड्स हैं उसको मिसमैच हो गया जो नंबर ऑफ कार्स और रोड से, तो ट्रैफिक जैम होगा ही होगा। ट्रैफिक जैम में जो आइडलिंग कार्स हैं लंबे समय से तो कितना वो एमिशन कर रही हैं। जो हमारे यूरो 4 स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी आर्केक हो गए हैं, क्योंकि आज के दिन में जितनी तादाद बढ़ गई है गाड़ियों की उसके हिसाब से तो यूरो 6 आना चाहिए आज के दिन में। तब हमें डीजल से बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि डीजल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। डीजल के जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जिसको हम कहते हैं एसपीएम, वो ज्यादा होता है बहुत डीजल से। तो डीजल को कंट्रोल करना है कि मतलब नंबर ऑफ डीजल कार्स या बैन ही कर दें या कम कर दें। ओवरलोडेड ट्रक 4 टाइम्स ज्यादा एमिशन करता है। अच्छा। तो ये बड़ा ध्यान नहीं, तो उनको रोक दिया जाए। दूसरा, कोई ऐसा अभी भी टेम्पररी सोल्यूशन दिया जाए ट्रांसपोर्ट वालों को कि वो बाईपास कर सकें। कोई स्पेशल रोड्स खोल दिए जाएं या वन वे बना दिए जाएं। कुछ हेल्प करनी है ट्रकर्स की भी, क्योंकि ये सामान भी तो पहुंचना है लोगों को, कि लोग कार पूलिंग शुरू करें। तो कार पूलिंग शुरू करने से 2 कार या 3 कार आने की जगह 1 कार आएगी, तो वो ही बहुत फर्क पड़ेगी। अगर जो गुड़गांव जैसी सिटी में जहां 5-6 लाख कार आती है रोज, अगर जो वो 2-3 लाख से कम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जो मैंने बताया ट्रक्स वगैरह तो रोकनी है। तो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? एक तो गवर्नमेंट कर सकती है, पर ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नरेश त्रेहन कह रहे हैं कि जहां जहां प्रदूषण है वहां जो गाड़ियां ज्यादा हैं, आप ऑड और इवन जो फॉर्मूला है वो सब करते रहिए, लेकिन कोशिश ये हो कि अकारण बिना किसी वजह के जो प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां हैं वो उस शहर में जाएं ही ना। दिल्ली की बात ले लीजिए, अगर किसी को गुड़गांव जाना है गाजियाबाद से या नोएडा से, तो वो दिल्ली होके क्यों जाए? ऐसा कोई रास्ता बनाए हम, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें, ऐसा कोई बाईपास जैसी बात डॉक्टर त्रेहन कह रहे थे कि हमको दिल्ली आना ही ना पड़े। तो ऐसे जो हम रोड्स डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो कई बार इन सब चीजों से भी प्रदूषण काफी कम हो सकता है। विवेक चट्टोपाध्याय साहब के पास चलूंगा, आप मैनेजर हैं एयर कंट्रोल यूनिट CSE के। विवेक जी, इतनी देर से चर्चा हो रही है, तकरीबन 17-18 मिनट हो गए हैं। मुझे अभी तक बहुत खतरनाक है, कैसे फैलता है ना, और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक सार्थक वो हल नहीं निकल रहा है, या वो उस तरफ हम जाते नजर नहीं आ रहे हैं जहां पर हम पिन पॉइंटेड बात करें सॉल्यूशन की, कैसे रोकें। देखिए, हमारी मुहिम तो देश बनाओ की है ना जी। इसके लिए 2 पहलू हैं, जिसमें विश्व के जिन शहरों ने या जिन देशों ने प्रदूषण नियंत्रण के अच्छे उपाय किए हैं, उनकी नीतियां काफी सख्त रही हैं जी। पहली चीज हमें ये माननी होगी, क्योंकि अगर आप नीतियां कमजोर रखेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर रखेंगे तो ये समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। भारतवर्ष में ये हुआ है कि हम जिस तरह से मॉनिटरिंग की बढ़ोतरी कर रहे हैं, अभी तकरीबन हम 274 या 270 शहरों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम ये पा रहे हैं कि भारतवर्ष में सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जहां हवा सांस लेने लायक है। दिल्ली में प्रदूषण इस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 वर्ष से बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें हमारे आंखों से कैसे बची रहती हैं।
हमारे क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो नियमों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं हो रहा है, या फिर हम जो फोरकास्ट है, जो कि हम कहते हैं कि गाड़ियां पहले प्रतिदिन 200 गाड़ियां रजिस्टर्ड होती थी, आज की तारीख में 1400 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, फ्यूचर में और भी होंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रयास हैं वो दूर की सोच नहीं है उसमें, और हम क्विक फिक्स ले रहे हैं, इसलिए ये आपातकालीन स्थिति बनी हुई है लगातार। और ये जो ठंड का मौसम होता है वो एक परिचय देता है कि हमारे प्रयास कितने असफल हैं। और मेरे ख्याल से हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए, उससे दो चीजें होती हैं, एक तो पॉल्यूटर्स जो हैं, जबकि फर्स्ट टाइम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का उल्लेख करके ट्रक्स के ऊपर उन्होंने कंट्रोल लगाया है। सिमिलरली हमारी सरकार क्यों नहीं करती? राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसका सुप्रीम कोर्ट हमेशा उल्लेख करती है। दिल्ली में जब भी कठिन और सख्त आदेश जब इम्प्लीमेंट हुए प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सरकार के पास उपलब्ध है, इनका क्यों नहीं उल्लेख किया जाता है और सख्त कदम उठाए जाते हैं? ये बड़ी बात है। और दूसरा, जनता का सहयोग होगा अगर उन्हें आप निर्देश और ये जो नीतियां भी सही शिक्षा दें। आज की तारीख में कार खरीदना कितना आसान है। आपको एक एग्जांपल दो, बीजिंग, शंघाई, सिंगापुर, जिन जिन शहरों में कारों की बढ़ती समस्या एक बहुत बड़ा कारण है, उन्होंने कार खरीदने के लिए जो परमिट मिलता है वो कार की कीमत से ज्यादा भी कर दिया है। बिल्कुल। कई जगह लॉटरी कर दी है, कई जगह ऑक्शन कर दिया है, कहीं कोटा सिस्टम कर दिया है, कई जगह। विवेक जी, हम विदेशों की बात करते हैं, हम उस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन हम उनके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते ना। देखिए, अभी दिल्ली में ऑड इवन को लेकर तमाशा हो जा रहा है। देखिए, आप ऑड इवन को लागू नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन की फीस कार की कीमत से ज्यादा कर देंगे तो मार हो जाएगी। देखिए, समस्या यह है कि हम पॉपुलिस्ट मुद्दों में ज्यादा ध्यान देते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए तो मुझे शौक नहीं लगा है ना कि मैं दफ्तर अपनी गाड़ी से आऊंगा। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुझे मेरे घर के पास से गाड़ी मिलेगी, मेट्रो मिलेगी, और जो मेरी कार के ईंधन से सस्ती होगी, तो मैं उससे आऊंगा ना। एक पत्रकार के नाते मैं 4 लोगों से बात करता आऊंगा, कुछ राय जानता हुआ आऊंगा और खबरों को अच्छी तरह से बता पाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाँ। हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? तो भाई, दिल्ली में हमने 90 फ्लाईओवर बना दिए, वो हमने इसलिए बुलाया कि कंजेशन कम हो, जाम कम हो, परंतु क्या फायदा हो रहा है? तो अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही गलत बन रहा है, हमने 6000 बसें पहले भी थी, अभी भी 6000 बसें हैं, 10 साल हो गए। अब ये बात आपकी मुझे समझ में आई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो है ये गड़बड़ बन रहा है। वो गड़बड़ बन रहा है ना? वो लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं बन रहा है, वाहनों की जरूरत के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, अगर हम लोगों के मूवमेंट का ध्यान न रखें और ये सोचे वाहन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हमारे सारे प्रयास फेल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जैसे डीजल गाड़ियों में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सीएनजी बसें आए, टैक्सीज आए, ऑटो रिक्शाज आए, वो सारी चीजें हो गई। सरकार ने ये नहीं देखा कि कारों में डीजलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, डीजलीकरण बढ़ता जा रहा है, जो कि 2% 1998 में था, अभी वो 50% हो गया है। हमारे एमिशन स्टैंडर्ड्स इतने पुख्ता नहीं है कि जो डीजल का प्रदूषण को कम कर सके। तो ये सारी चीजें नई चीजें नहीं है, ये हम ये कहते हैं कि वो पहिया ढूंढने की बात नहीं है। ये विश्व में जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उनसे हमें सीख लेने की जरूरत है, और हमारे जो डायनामिक होना चाहिए प्रदूषण नियंत्रण, ये नहीं कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया भाई और 5 साल बैठे रहे हम। आप आदर्श बातें कह रहे हैं, है ना? आदर्श बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। अच्छी बात है, सीख लेना चाहिए ना, अच्छी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं क्लास फर्स्ट से पढ़ता आ रहा हूं कि प्रदूषण ऐसे ऐसे कारणों से होता है और सरकारें प्रयास कर रही हैं। प्रयास 35 सालों से तो ये प्रयास के लेवल पे हो रहे हैं। प्रयास नहीं हो रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं आपको। जो भी प्रयास हो रहा है वो आप कह सकते हैं सरकारें संजीदा नहीं है, ये आप कह रहे हैं। हम 2 कदम पीछे चल रहे हैं, 1 कदम आगे चल रहे हैं। तो हम जो पंकज जी 2 कदम पीछे चल रहे हैं, 1 कदम आगे चल रहे हैं, या 1 कदम आगे चलने का दिखावा कर रहे हैं? क्या ये हो रहा है? दिक्कत ये इस जगह पर है। देखिए अतुल जी, मुझे लगता है कि हमको 2 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जी। पहली चीज तो ये कि हम यदि सरकारी नीतियों की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉ हैं, एक पूरा सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, हर देश में, हर प्रदेश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तमाम सारी चीजें, बहुत सारी नीतियां हैं। पर उसके बाद भी स्थिति यह है कि पर्यावरण के मामले में हमारा कान खींचने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। तो आप सोचें कि स्थिति कितनी भयावह है। को आगे आना पड़ता है। कारण सिर्फ अतुल जी, जो मुझे लगता है वो ये है कि हमें खुद में निश्चित तौर पर अतुल जी, निश्चित तौर पर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्था पिछले 4 साल से अस्तित्व में आई है।
यही मैं कह रहा हूं कि जब उसने डंडा चलाया तो मेरा लोगों को मेरा याद निवेदन आया। अतुल जी वही है कि एनजीटी का डंडा चले या सुप्रीम कोर्ट, अतुल जी मेरा आग्रह वही है कि एनजीटी का डंडा चले या सुप्रीम कोर्ट का डंडा चले, पर समस्या सिर्फ इस बात की है कि हम में व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण अनुशासन नहीं है। हम अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से तो अपेक्षा रखते हैं कि वो पर्यावरण को लेकर सजग रहे, सतर्क रहे, पर हम स्वयं उसको ध्वस्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप मोटी बात की बात कर रहे हैं, एक परिणाम की बात करें, वो ये है कि हमको खुद को पर्यावरण को लेकर अपना अनुशासन निर्धारित करना पड़ेगा। और जब तक ये तय नहीं हो पाएगा तब तक मेरे मित्र आप कितनी भी नीति बना लीजिए, बहुत सारे कानून बना लीजिए, इस देश में कानून बनाए कि हत्या करना अपराध है, पर तो भी लोग हत्या करते हैं। तो ये स्थिति बनी, तो जब लोग मानव की हत्या करने से नहीं बाज आएंगे तो उनके लिए पर्यावरण क्या चीज है? बिल्कुल, तो मुझे प्रत्येक भाई लगता है आपकी कि इस जो बात से मैं पर्यावरण का सहमत हमारा हूं कि अनुशासन है आपको वो बहुत कमजोर है, बनाने और आप होंगे। बिल्कुल ठीक करें कि किताबों तक सीमित है, यथार्थ में नहीं आ पाया ये। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इस बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि हम अनुशासित नहीं हैं, हम प्रदूषण करते हैं, और हम यहां बैठे इसलिए हैं कि हम खुद को अनुशासित करने की चेष्टा करें और उपाय बनाएं। चलिए, दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, चूंकि बात लोगों की हो रही है ना, तो देख लेते हैं जरा दिल्ली के लोग कितने अवेयर हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, देखते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि घर में बैठा रहूं तो फिर कम होती है, और मतलब कि बाहर निकलूं तो जरा ज़्यादा होती है। और पहले तो मतलब मेरे नीचे धोबी था, वो आग जलाता था, उसकी वजह से मुझे मालूम नहीं था कि भाई वो बहुत पोल्यूशन फैलाता था। उसकी वजह से मतलब कि मेरे को ज़्यादा होता था, उसकी बड़ी कंप्लेन की, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मतलब कि कोई आराम नहीं है। आप पोल्यूशन तो बढ़ना ही है, इससे आप फील करते हैं कि आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, पॉल्यूशन है वो भी है, और गाड़ियों की भी तकलीफ है। ओके सर। तो we feel suffocated, definitely we feel suffocated. So many vehicles are there, maybe millions of vehicles are there. So basically the life has become like so much erratic, और definitely long term use में एग्रावेट होता जाएगा ना। अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ओवर सो मेनी इयर्स व्हाट विल हैपन इज इट विल गो ऑन एग्रावेटिंग, और आपको बहुत ज्यादा बीमारियां होने लग जाएंगी, वेरी सीवियर डिजीजेस। सो दैट इज द मोस्ट रिस्की थिंग यू आर। जी देखिए, आप ज्ञान हर आदमी दे रहा है, हर आदमी कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत कर रहा है, लेकिन जब बात आ रही है कि भाई साहब आप क्या करते हैं, भाई आपकी जिम्मेदारी है ना, आप दिल्ली में रह रहे हैं तो केवल शिकायत करने के लिए हैं क्या? आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है, आप प्रदूषण नहीं रोकेंगे, आप खुद में रेगुलेशन लेकर नहीं आएंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। साहब सरकार ने ये नहीं किया, साहब पड़ोसी ने ये कर दिया, कारें बहुत हो गई हैं, ट्रैफिक वाला काम नहीं करता है, पुलिस वाले घूस लेके ट्रकों को आने देते हैं। अरे सब कुछ है, लेकिन आपने क्या किया? अगर आपने सोल्यूशन नहीं दिया तो असली प्रॉब्लम आप ही है, फिर तो ये साबित हो रहा है ना। मुंबई के लोग क्या कहते हैं, चलिए आपको ये दिखा देते हैं। एयर पोल्यूशन पहले मैं सुबह जब उठती थी तभी इतना नहीं था, जब कॉलेज में थी और जब स्कूल में थी, पर अभी कॉलेज में जब भी मैं उठती हूँ तो बहुत धुआं आता है, उससे खांसी भी होती है। एयर पोल्यूशन मुंबई में काफी बढ़ चुका है। यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ, हफ्ता 2 हफ्ता रुकने के बाद फिर वापस मैं जब गांव में जाने का सोचता हूँ तो उधर जाने के पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पब्लिक को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चों लोग उनको भी तकलीफ हो रही है सांस लेने में, और इसकी वजह से जो सांस से जुड़ी जो बीमारियां है वो भी बढ़ती जा रही है। जी, तमाम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत सक्रिय योगदान किया है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के आसपास जहां पे इमारतों का निर्माण हो रहा है वहां पर धूल बहुत उड़ती थी, तो एनजीटी के जो प्रमुख हैं, एनजीटी के जो चीफ हैं सुप्रीम कोर्ट जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं वो, जस्टिस स्वतंत्र कुमार साहब, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब ये जो इमारतों से धूल धक्कड़ उड़ रहा है इसको आप पहले कवर कीजिए। तो बहुत बड़ी इमारतों में देखा होगा आपने कि वो ग्रीन कपड़े से उसको कवर किया गया है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर प्रांत में हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हो या दूसरी जगहों पर, वहां पर उन्होंने कहा कि साहब आप यहां पर मोटर स्पोर्ट्स वगैरह जो करते हैं आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी जैसे रोहतांग की बात अगर हम करते हैं मनाली के ऊपर, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि बर्फ लगातार कम होती जा रही है और ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। आप सैलानियों के लिए पहाड़ों पे जो कचरा फैला रहे हैं, जो प्रदूषण कर रहे हैं, आप लगातार पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को लगातार प्रदूषित इस तरह से नहीं कर सकते। एनजीटी ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन उसके बावजूद सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। डॉक्टर संजय सूद, बीमारियां लगातार हो रही हैं,
है ना, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। देखिए आप लोग कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, खुद भी प्रदूषण फैलाते होंगे हम लोग, तो हम लोगों को वो नजर नहीं आता है। हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, गाड़ी कितनी धुआं पीछे से दे रही है हमसे मतलब नहीं, चूंकि हम तो आगे चला रहे हैं गाड़ी, हम वो नहीं देख रहे हैं और दूसरों को बात कह रहे हैं। मेरा उसमें अब यही बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। हाँ। उस आबादी के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। हाँ। उस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारे देश में जो शहर हैं वो अनप्लैंड ग्रोथ में चल रहे हैं, बहुत बिल्कुल फैलते जा रहे हैं, नई सिटीज बन नहीं रही हैं। जैसे अभी सरकार ने बोला हमें स्मार्ट सिटीज बनानी चाहिए, तो स्मार्ट सिटीज में अल्टीमेटली हमें ये समझ में आना चाहिए कि ज्यादा प्रदूषण अर्बन एरियाज के लोग एक्सपोज्ड है। अर्बन एरियाज में लोग नौकरियों के लिए आ रहे हैं, और नौकरियों के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपकी व्हीकलो ट्रैफिक, आपकी गाड़ियां काफी ज्यादा चलेंगी। तो इसका बेसिक एक बेसलाइन मुद्दा आप ये कहोगे कि अनप्लैन्ड सिटीज जो हम बना रहे हैं, हम एक शहर बनाते हैं एक सर्टेन आबादी के लिए, वो उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब और अभी हमने एक नई चीज शुरू करी है, हम वेस्ट को बहुत ज्यादा ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं कि हमने बिल्डिंगों के 20-20 मंजिल, 30 मंजिल, 40-50 मंजिल का एक फैशन बना लिया है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना बड़ा शहर। तो इसकी बजाय कि हम अलग अलग शहर बनाएं, अब बड़ी बिल्डिंग होने की वजह से एक नुकसान प्लीज इसको समझिए कि जब एक विंड या हवा चलती है वो हमारी प्रदूषण की जो केमिकल्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर है उसको, प्रदूषण के मैटर को उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है, उस एरिया में कंसंट्रेशन कम कर जाती है। तो जिन इलाकों में अगर पहाड़ होंगे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी और गाड़ियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो वो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको वहां से हवा नहीं मिलती या वेंटिलेशन कह लो, या वो जा नहीं पाता दूसरी जगह पे, स्प्रेड आउट नहीं हो पाता, तो कंसंट्रेशन एक जगह पे बढ़ जाती है। तो प्लान्ड सिटीज बहुत जरूरी है ताकि हम नए शहर बनाना जरूरी है। अब जैसे एक पावर प्लांट बना, दिल्ली के यमुना के पास बना, पर दिल्ली यमुना के अंदर थी जी। अब दिल्ली वो फैल गई तो पावर प्लांट दिल्ली के अंदर आ गया, क्योंकि यमुना पार भी दिल्ली बन गई। तो अब अल्टीमेटली हम इसकी बजाय कि हम नए शहर बनाए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं उसके अंदर एक आपने सुना होगा लेडेड पेट्रोल जी, और हम डी लेडेड पेट्रोल को शायद थोड़ा महंगा बेचते हैं। लेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है, एयर पोल्यूशन है जी, जो खासकर 6 साल के बच्चों से कम के बच्चों में दिमाग के ऊपर असर करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर उनका इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उनकी आईक्यू को कम करता है, उनकी परफॉर्मेंस को कम करता है। तो हमें जो हमारे फ्यूल्स ऑफ कंजम्पशन है, हमें नेचुरल गैस यूज करनी चाहिए, सीएनजी यूज करनी चाहिए, डी लेडेड पेट्रोल पे फोकस करना चाहिए, और अपने शहरों को थोड़ा रेगुलेटेड बनाना चाहिए। शहर तो बनाने ही पड़ेंगे, बढ़ाने ही पड़ेंगे लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट वो स्मार्ट सिटीज के रूप में हमें जल्दी बनाने की जरूरत है। डॉक्टर सूद, मैं अभी तक आपको आज तक जानता था कि आप एक बहुत उम्दा डॉक्टर हैं और आप प्रिवेंटिव मेडिसिन के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको टाउन प्लानिंग की भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। नहीं, वो आप एक ये भी क्षेत्र में भी महारथी हैं आप। अल्टीमेटली प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रदूषण समझ में आना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, कि वो सिर्फ अब स्मोक नहीं होता। ठीक है, ठीक है। विक्रांत जी, मुझे अभी तक ये फिर मैं कह रहा हूं कि हम वो छोटे छोटे उपायों की तरफ नहीं आगे जा रहे हैं। हमने एक लार्जर कैनवास की बात कर ली है, हम समस्या के बड़े रूप की तरफ चले गए हैं, हमने सिस्टम कहां से चीजों को बिगाड़ रहा है उस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये मुहिम है, जो हमारी कोशिश, हमारी जो पहल है, ये बहुत सकारात्मक है ना। हमारी सकारात्मकता ये है कि आओ देश बनाए, और देश प्रदूषण के रहते तो नहीं बन पाएगा ना। तो छोटे छोटे उपाय मैं चाहता हूं कि बताएं आप। स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा तब हमारा राष्ट्र अगर प्रदूषण से मुक्त होगा। उसके पहले ये संभव नहीं है। और किसी भी समस्या के हल के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि समस्या की वजह क्या है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, अगर दिल्ली एनसीआर का हम चर्चा करें, तो दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो वाहनों से आता है, फैक्ट्री से आता है, कंस्ट्रक्शन साइट से आता है। कुछ किसान भाई पराली जलाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, वहां से भी आता है। तो हमें उन सब स्तर पे काम करना होगा। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी होगी, हमें मेट्रो को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। इसके अलावा जो कूड़ा है हमारे पास, उस कूड़े को हम आग ना लगाएं, क्योंकि हो क्या रहा है, कूड़े के जलने से बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं जिनसे प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। उसके अलावा
हम लोग खुले में स्मोकिंग करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। उसके अलावा हम लोग जो गाड़ियां उपयोग कर रहे हैं उनके सर्विस टाइम पे नहीं करा रहे, जैसा कि अभी पीछे चर्चा हो रही थी, वहां से भी बहुत सारा कूड़ा निकलता है। तो उस पर हम थोड़ा नियंत्रण करें, तो हमें अपने स्तर पर कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे, तभी हम प्रदूषण लेवल को कम कर सकते हैं। जैसे किसान भाई पराली जला रहे हैं, उनकी फसल जो कटती है उसके बाद जो एक एग्रीकल्चर वेस्ट इकट्ठा होता है जिसे स्ट्रॉ बर्निंग कहते हैं, जिसपे माननीय एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ आदेश दिए हैं कि उसको ना जलाया जाए। तो उस पे किसान भाइयों को समझना चाहिए कि जहां वो जला रहे वहां भी उससे प्रदूषण हो रहा है, उसके अलावा दिल्ली पे उसका प्रभाव आ रहा है। तो किसान भाइयों को यहां समझना चाहिए कि वो उसका ना जलाएं। इसके अलावा हमारे शहर की भी प्लानिंग अच्छी नहीं है। हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, आज तक दिल्ली एनसीआर में नोएडा अथॉरिटी को बसे हुए 30 साल हो गए, आज तक कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। कूड़े के निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है। अगर कूड़े का निस्तारण सही से नहीं होगा तो वो जलाया जाएगा, आम लोग भी जलाएंगे और सरकार भी उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगा रही है। तो वो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो लगी हुई है, उनसे भी बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण हो रहा है। और हम अभी केवल वायु प्रदूषण की बात करें, क्योंकि सर्दियों में वायु प्रदूषण हमारे सामने आ रहा है, लेकिन जल प्रदूषण उससे भी ज्यादा घातक है। उस पे हम आगे बात करेंगे। ये तो हमारी उपाय हमें अपनी ओर से शुरू करने होंगे। हमारे लेवल पे उपाय होने चाहिए। हमें एसी, फ्रिज, कार और इस तरह की चीजों का कम से कम उपयोग करना चाहिए जिनसे खतरनाक गैसेस निकल रही हैं। पंकज भाई, क्या हम इन सारी चीजों का उपयोग कम कर पाएंगे? सवाल तो ये है ना, क्योंकि हम अपने आप को इतना विकसित और इतना इन चीजों के ऊपर निर्भर कर चुके हैं कि हम इन चीजों का मोह छोड़ नहीं सकते हैं। तो यानी कि हम प्रदूषण से ग्रसित रहे। देखिए अतुल जी, यदि हम अपने बचे हुए जीवन काल के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा पर्यावरण छोड़कर जाना चाहते हैं, तो हमको भौतिकवादी इस मानसिकता और मोह माया से दूर होना पड़ेगा। साधु बन जाए। मैं एक बात और आग्रह करके रेखांकित करना चाहता हूं विशेष तौर से। ऐसे उपाय बताइए जो मुमकिन हो, जो संभव हो। डॉक्टर पंकज भाई प्लीज। डॉक्टर सूद ने बात करी मास्टर प्लान की, पर जी मैं अतुल जी उसी की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हम यदि सबको नामुमकिन मान लेंगे तो फिर चर्चा का तात्पर्य कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मुमकिन हल की बात कर रहा हूं। मुमकिन हल ये है कि हम सिविक मास्टर प्लान की बात करते हैं कि सड़क कहां होगी, बिल्डिंग कहां होगी, कमर्शियल प्लेस कौन सा होगा, स्कूल कहां होंगे, एजुकेशन हब कहां होगा, कहां सड़क होगी, कहां पटरी होगी। लेकिन क्या कभी हमने एनवायरमेंट का मास्टर प्लान डिजाइन किया? मुझे लगता है कि हमको उसको डिजाइन करने की जरूरत है कि हम जिस शहर में रहते हैं, तो भोपाल में आज तक कभी कोई एनवायरमेंट का मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ कि भोपाल में कितने पेड़ हैं। मेरी बात पूरी हो जाए अतुल जी, भोपाल में कितने पेड़ हैं, कितनी ऑक्सीजन इंटेक की जरूरत है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट के रूप में सामने आती है, कितने व्हीकल्स हैं। यदि पब्लिक यूटिलिटी की बात करेंगे तो हमको क्या सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा? क्योंकि आप यदि ये बात करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करना, पर डेवलप कैसे करेंगे आप? तो मुझे लगता है कि हमको एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा जो एक एक पेड़ और एक एक आदमी का हिसाब करेगा। और यदि अतुल जी हम ये नहीं कर पाओ, यदि हमने इसको नामुमकिन माना, तो आप निश्चित मान के चलिए कि हम आज से 10 साल बाद भी इस प्रकार की चर्चा कर रहे होंगे और मेरे और आपके मुंह पर मास्क लगे होंगे, क्योंकि इस कमरे में भी हवा इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि उसको भगवान ठीक नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार को चाहिए, और सरकार समाज का आईना होती है अतुल जी। समाज में यदि जागृति आए, यदि आज भोपाल में, दिल्ली में, इंदौर में, गुड़गांव में, बॉम्बे में यदि लोग सामने निकल कर आए कि हमको एनवायरमेंट का मास्टर प्लान चाहिए, हम सरकार से, हमारी जो सिविक बॉडी है जिसको हम चुनते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, जो सिविक बॉडी है उसकी जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि वो एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बनाए। कितनी ऑक्सीजन इंटेक भोपाल के लोगों को चाहिए, इससे हिसाब है। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि हम बातें बहुत सारी करते हैं, पर जब काम करने की स्थिति आती है तो या तो हम सामने वाले पर छोड़ देते हैं या सरकार पर छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 सार्थक बिंदु हैं जिन पर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और आपको और आपके चैनल को साधुवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया। मैं बराबर देख रहा हूं 6-7 दिन से इस विषय पर चर्चा चल रही है। कृपया करके ऐसे कार्यक्रम जारी रखिए, क्योंकि यदि कहीं ना कहीं आवाज गूंजेगी तो नक्कार खाने की तूती नहीं होगी, वो उसके ऊपर जरूर सुनवाई होगी। पंकज भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बनना चाहिए। और आपने ये बात बहुत और ज्यादा महत्वपूर्ण कही कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम दूसरों को तो ज्ञान देते हैं, फलाना काम कर लो, फलाना काम कर लो, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो फिर हम 9-2-11 हो जाते हैं, हम समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देते। सवाल ये है कि ये जो एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बनाने की जो आप बात कह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका रोड मैप क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने महत्वपूर्ण बात कही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात। देखिए अतुल जी, बहुत आसान है। मैं भोपाल शहर में 20 लाख की आबादी है और यहाँ पंकज चतुर्वेदी जैसे 250 लोग होंगे जो पर्यावरण को लेकर काम करते हैं और चिंतित रहते हैं। उनको इकट्ठा करिए,
ये सरकार की जवाबदारी जो यहाँ भोपाल की सिविक बॉडी है या दिल्ली में 3-3 नगर पालिकाएं हैं, तो हर क्षेत्र में 200-250 लोग को बुलाइए, उनसे सलाह मशवरा करिए, उनसे बात करिए। आप शुरुआत करिए, आप बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, मैं आग्रह करूं विनम्रता पूर्वक कि आप शुरुआत कराइए दिल्ली के स्तर पर। हमने शुरुआत कर दी है पंकज भाई, हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये काम कर रहे हैं और 1 तारीख तक लगातार ये काम करते रहेंगे जी। हमने शुरुआत कर दी है और हम लगातार इस पर बने रहेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर चर्चा करके ज्ञान देकर अगर समस्याओं का समाधान निकलता है तो गलत सोचते हैं लोग। ऐसा नहीं होता है। हम लोग समस्याओं को लोगों के सामने लेकर आते हैं, उनके उपाय लोगों के सामने लेकर आते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट जानकार को सामने लेकर आते हैं, लेकिन करना तो लोगों को है ना, करने से होगा, करना तो पड़ेगा। भोपाल के लोग क्या कहते हैं ये पहले वो सुन लेते हैं। अतुल जी, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं। मेरा आग्रह यह है कि मैं तो बहुत धन्यवाद फिर दे रहा हूं चैनल को, पर आग्रह है कि यदि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स चाहिए, आपको इनपुट चाहिए, एनवायरमेंट का मास्टर प्लान चाहिए, तो मेट्रो से आप शुरुआत करिए। हम यहाँ भोपाल में सिविक बॉडी से बात करेंगे। बिल्कुल। तो आग्रह है कि लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत अच्छे सुझाव हैं, और समस्या सिर्फ यह है कि जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, वो उनको नहीं ढूंढ पा रहा, और हम विलाप करने को बैठे हुए हैं। तो आप यदि विलाप करते रहेंगे, सार्थक नहीं सोचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमको कोई रिजल्ट मिलेगा। नहीं, देखिए, सिस्टम का हिस्सा हम लोग भी हैं। खैर, भोपाल के लोग क्या कहते हैं पहले सुन लेते हैं जी। एक बहुत मेजर पोल्यूशन का कारण है, स्मॉग का कारण है कि लोग जलाते हैं, कचरा जला दिया, ये जला दिया, वो इस तरह से जो है वो जलाने वाला काम अगर हम लोग बंद नहीं करेंगे तो वो एक मेजर कारण है हमारे यहाँ का, अपार्ट फ्रॉम गाड़ियों का पोल्यूशन वगैरह। उसके अलावा तो वो एक बहुत मेजर कारण है जिसको ठीक। ये मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी खुद की कार, अपनी खुद की मोटरसाइकिल लेकर जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक तो बढ़ ही रहा है, लोगों का समय भी जाता है ट्रैफिक में और प्रदूषण भी बढ़ ही रहा है। तो गाड़ियां क्यों बढ़ रही हैं? लोग कारपूलिंग नहीं करते, है ना? कारपूलिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि बड़ी इज्जत का इशू बन जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, इज्जत का भी इशू बन जाता है और सुरक्षा का भी इशू है। कई बार देखा गया है कि दिल्ली से गुड़गांव आप कार पूल करके जा रहे हैं, आप किसी की गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी से आपने लिफ्ट लिया और वो आपको लूटे ले रहा है, तो सुरक्षा भी अपने आप में एक इशू है। भोपाल के बाद पटना के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे इश्यूज पर, अब क्या किस तरह से उनको दिक्कतें हो रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि पटना में, बिहार में तो नीतीश बाबू का सुशासन है। देखते हैं। पटना का हालात बहुत अभी लच्चर है। प्रदूषण का जो अभी आ गया है तो इतना जहरीला बन गया है प्रदूषण, घर ज्यादातर बच्चों को डिफेक्ट है इससे। मेरे ख्याल से पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक की राजधानी थी, तो कम से कम यहाँ पे अशोक के पेड़ ही लगवा देते डिवाइडर्स पे, जो डिवाइडर्स तो खाली छोड़े हैं वहाँ पे प्लांटेशन ही कर देते तो पॉल्यूशन की स्थिति कंट्रोल होती। प्रदूषण बढ़ रहा, आंख में हमेशा जलन जैसा होता है, और आंख में जलन की वजह से देखिए आंख में पानी जैसा होता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं रुकेगा तो इसका प्रत्यक्ष रूप से बहुत बुरा असर पड़ेगा, सबों का आंख में नुकसान होगा। इसलिए प्रदूषण रुकना चाहिए। जो पुरानी गाड़ियां उससे ज्यादा प्रदूषण धुआं निकालता है, उसको तो अवश्य बंद होना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ होता है और मतलब लगता है कि जैसे मतलब जो हवा है से मतलब ज्वलनशील टाइप का, जहरीला, हाँ जहरीला टाइप का मतलब आता है। और मतलब घूमने के बाद में, घर जाने के बाद में मतलब कफ जो मतलब आता है उसमें डस्ट टाइप का आता है, इसलिए मतलब हम लोग मास्क मतलब पहनकर चलना पड़ रहा है। पंकज भाई, पटना के एक चाचा को सुना आपने, वो कह रहे हैं साहब आंख से पानी बहुत आता है, आंख में बहुत पानी है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे थे, चाहे वो राजनीति में बैठे लोग हों, सरकार में बैठे लोग हों, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में बैठे लोग हों, क्या उनकी आंखों में पानी नहीं आता है प्रदूषण के बाद भी? अगर शर्म का पानी भी आ जाए तो सिस्टम बन जाएगा। अभाव तो इसका है, दिक्कत तो इसकी है। देखिए अतुल जी, अभी जिन लोगों के हाथ में हमारे सिस्टम की बागडोर है वो एयर कंडीशन गाड़ी में है, और एयर कंडीशन गाड़ी में पानी नहीं आता है, तो उनको ना गर्मी का पता चल रहा है, ना ठंड का पता चल रहा है, ना आंखों में धुआं जा रहा है, आंखों से पानी नहीं आ रहा। पर यदि अभी उनकी आंखों में शर्म नहीं आई, पानी तो छोड़ दीजिए, यदि उनकी आंखों में बाकी लोगों की स्थिति देखकर शर्म नहीं आई, तो निश्चित तौर पर वो 10 साल बाद वो लोग भी पानी पानी हो रहे, तब फिर आप कार के भीतर नहीं, घर के भीतर आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी सही समय है कि हमको पर्यावरण को लेकर जो जिस जागरूकता, सजगता और सतर्कता की आवश्यकता है, उस पर हम आज से अमल प्रारंभ कर दें, और स्वयं से अमल, अपने आप से पहले अमल प्रारंभ कर दें, तो मुझे लगता है कि धीरे 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 करके स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहुत सारे चने इकट्ठे हो जाएं तो भाड़ क्या, वो चाहे तो पहाड़ फोड़ सकते हैं। नहीं तो पहले एक चना तो सामने आए ना जो बहुत सारे चनों को इकट्ठा करे। यहां पर तो एक चना नजर ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर सूद, मैं थोड़ा सा अतुल जी आएगा ना,
अतुल जी आएगा, 3-4 चने तो आपके स्टूडियो में बैठे हैं आज, जो भाड़ को फोड़ना चाहते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल फोड़ना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अब ये बोलना चाहूंगा कि आपने घर के भीतर का प्रदूषण की एक बात छेड़ी। वो एज ए डॉक्टर एक चीज हम सिर्फ एक्चुअली व्हीकलर या गाड़ियों के प्रदूषण की बात करते हैं, पर हम टोबैको स्मोक को, सिगरेट और बीड़ी को छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़े सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। हमारे मेट्रो या खासकर शहरों में भी अपने घरों के छोटे छोटे घर हैं, उसमें लोग जब बीड़ी और सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं बंद कमरों में और सारा फैल जाता है। तो वो उसी के लिए हानिकारक नहीं है जो बीड़ी या सिगरेट पीता है, पर घर के दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक है। और वो उतना ही खराब है जितना घर से बाहर हमारी गाड़ियां प्रदूषण कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ यही नहीं कि गाड़ियों के ऊपर ध्यान देना है, बीड़ी सिगरेट बच्चे ना पिए, उनके पेरेंट्स ना पिए, और इस चीज को भी हमें फैलाना चाहिए सोसाइटी में। जी, इस चीज को फैलाना चाहिए। विवेक जी, ये फैले कैसे? अवेयरनेस फैलाने की तमाम कोशिशें हुई, सिगरेट के पैकेट्स में तमाम तरह की बातें लिखी जा रही हैं, चेतावनी लिखी जा रही हैं, लेकिन उससे कुछ हो तो नहीं रहा है ना। मैं कल ही देख रहा था, हमारी जो फिल्म सिटी है यहाँ पर भी कुछ एक तो स्कूल आसपास हैं, कल उसके भी बच्चे वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया वाले पोज में थे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सरकार के रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। सरकार को जब मालूम है, सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ये जानते हैं कि सिगरेट से कैंसर होता है, तो इसे आज की तारीख में ये बैन कर देना चाहिए। ये बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप उसको रेवेन्यू के सोर्स की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि आप पिक्चोरियल जो मतलब छवि देते हैं उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आपने ये स्टडीज भी देख ली हैं, विदेशों में भी हो रहा है ये, तो आप इसको ऑल टुगेदर बैन करना ही पड़ेगा। और खास करके जैसे हम डीजल की बात करते हैं, डीजल का धुआं और स्मोकिंग का धुआं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेम कैटेगरी में रखा है कि इनसे लंग कैंसर की पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से जब आपको मालूम है जो चीजें, उसको आप जनता के ऊपर ना छोड़ के सरकार को समुचित निर्णय लेना होगा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। कि जैसे हमारे अस्पतालों में अगर आप हार्ट के विभाग में भी देखोगे, अगर उधर बेड्स पे जो हार्ट अटैक के साथ मरीज भर्ती हैं, कम से कम आधे से ज्यादा या 3/4 लगभग सिगरेट पीने या बीड़ी पीने वाले या तंबाकू खाने वाले हैं। तो सरकार जितना उसमें रेवेन्यू कमाती है, उससे ज्यादा रेवेन्यू एक्चुअली गवाती भी है, क्योंकि उनकी फ्री ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आपकी वर्किंग मैन फोर्स जो है उसकी आप वो बीमार बन जाती है, उसकी दवाई पे भी खर्चा होता है, सरकार के बेड्स भी ऑक्यूपाई होते हैं। तो ऑल्दो ये एक मिथ है कि उससे हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, पर एक्चुअली उससे खर्चा हमारा कई गुना ज्यादा भी हो। इसके अलावा अनुज जी, मैं एक बात और जोड़ दूं, क्योंकि आपने इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात की। अभी बहुत सारे संस्थानों की रिपोर्ट आई है, पिछले कई वर्षों से आ रही है। इंडोर एयर पॉल्यूशन कहीं ज्यादा खतरनाक है आउटडोर से भी। कैसे? क्योंकि इंडोर हम ज्यादा घंटे रहते हैं, इंडोर में हमारी किचन भी होती है, हम स्मोकिंग भी करते हैं, हमारे कंप्यूटर भी काम करते हैं, और बहुत सारी कॉस्मेटिक आइटम्स और ये सब रहते हैं। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे बच्चों के मेंटल ग्रोथ पे प्रभाव पड़ रहा है। पांच वो तरीके, वो कारण बताइए, वो जरिया बताइए 5 इंडोर एयर पोल्यूशन की प्लीज। बहुत कम लोगों को ऐसा पता होगा। कारक उसके कि किस वजह से इंडोर देखिए जैसे कि होता है। हाँ, उसकी मुख्य वजह तो किचन है। उसके अलावा हम स्मोकिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर सूद साहब ने बताया। इसके अलावा हम बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जैसे हम लिपस्टिक है, हमारा नेल पॉलिश है, इनसे भी बहुत एयर पॉल्यूशन है, इनसे भी कैंसर हो सकता है। बहुत सारी स्टडी इस बारे में आई है। इसके अलावा और बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजें हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ये 3 हुए। इसके अलावा हम घर में जो सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, उससे भी PM 2.5 जो करते हैं, PM 2.5 होता है। इसके अलावा जो हम पेंट जो यूज कर रहे हैं, हमारे घर में जो पुताई है, हम जो वो भी एक तरह का केमिकल है। तो उससे बहुत सारे खतरनाक चीजें हो रही हैं। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन, अभी पटेल चेस इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, उनकी भी स्टडी आई है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन पे भी हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में अभी कोई गाइडलाइन नहीं है इंडोर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन उसे फाइनलाइज नहीं किया गया है। दिल्ली IIT इस पे बहुत अच्छा रिसर्च कर रही है, रिसर्च लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो सारी इंडस्ट्रीज में सभी जहां लोग ज्यादा बड़ी कैपेसिटी में काम करते हैं, जैसे IT ऑफिस है, उनमें इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस बन जानी चाहिए। क्योंकि IT ऑफिस में सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में एक छत के नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना वहां का
एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहां की एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, तो उसके लिए गाइडलाइन बनना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार उस पर भी इतनी चिंतित नहीं है, न ही सरकार अभी एयर पॉल्यूशन जो बाहर का एनवायरमेंट है उसके लिए इतनी चिंतित है। तो इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सरकार में बैठे लोगों के परिवार वालों को भी दिक्कतें हो रही हैं। इसमें मोदी जी भी उतने ही प्रभावित है और एक रिक्शा चलाने वाला भी उतना ही प्रभावित है। तो इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए, और इस पे अगर हम देरी करते हैं तो उससे हमें बड़े गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। जी, रांची के लोग क्या कहते हैं वो आपको जल्दी से दिखाते हैं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। प्रदूषण बढ़ने से बहुत तरीके की समस्या आ गई है। जैसे देखिए, वायु में इतना प्रदूषण आ चुका है कि हमें शुद्ध हवा मिलता ही नहीं है, तरह तरह की बीमारियां फैली जा रही है। गाड़ी मोटर भी बहुत चल रही है, उससे बहुत प्रदूषण हो रहा है। तो ये प्रदूषण का जब तक समस्या ठीक नहीं होगा तब तक ये प्रदूषण बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ते जाएगा वैसे वैसे और भी ग्लोबल वार्मिंग जो है खराब होती चली जाएगी। गाड़ियों का इतना ज्यादा रफ्तार बढ़ गया है, गाड़ी ज्यादा हो गया है, जिसके वजह से प्रदूषण ज्यादा निकल रहा है। कल कारखाना ज्यादा हो गया है, उसका प्रदूषण निकल रहा है। ये वायु को बहुत प्रभावित कर रहा है। इतना सारा जो गाड़ी है, प्रदूषण है, जो पुराना गाड़ी चल रहा है रोड पे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें धुआं निकल रहा है। फिर आपका जो फैक्ट्री से है उस पे है। इतना ज्यादा बीमारी अटैक हो रहा है, इसका रीजन है पहले तो पेड़ कट रहा है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। पेड़ कटने के कारण शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, जिसके कारण सांस संबंधी बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। जी, और ये जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, ये जब ठंड शुरू हो जाती है या ठंड अपने चरम पर होती है, तब ये जो बीमारियां हैं ये और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठंड होने से हवा में जो नरमी होती है ना, वो प्रदूषण को और भी ज्यादा खतरनाक, नुकसानदेह बना देती है हमारे आप के लिए। डॉक्टर सुधीर इस बारे में क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। खासतौर से इसमें PM 2.5 और PM 10 लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड लेवल्स भी बढ़ गए हैं। और ठंड होने के कारण वातावरण में नमी है और धुंध पड़ रही है। धुंध के साथ मिलकर ये एक ऐसा खतरनाक मिश्रण बना देता है जो हर एक के लिए घातक है, और ख़ासतौर से फेफड़ों के लिए तो बहुत ही घातक होता है। और इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स मीन्स कि ब्रोंकाइटिस इससे अक्सर हो जाता है, और जो लोग पहले से ही श्वास रोगों से ग्रस्त हैं, जिनको पहले ही से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनमें यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा देता है। जी, रांची के कुछ लोगों ने भी कुछ बातें कही हैं इस बारे में, तो जल्दी से आपको वो दिखा देते हैं। चंडीगढ़ माफ कीजिएगा, रांची हम आपको दिखा चुके हैं। चंडीगढ़ के लोगों की राय क्या है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद जो आखिरी के 3-4 मिनट हैं उसमें हम अपने चारों खास मेहमानों से, विशेषज्ञों से केवल बहुत संक्षेप में जल्दी हल समाधान जानेंगे। जी, चंडीगढ़। जो ट्रीज हैं बहुत ज्यादा कट हो रहे हैं, और इसकी वजह से भी पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जो व्हीकल्स जो है बढ़ते जा रहे हैं दिन बर दिन, जो ह्यूमन की रिसोर्सेज है, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी चाह है, वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द एयर पॉल्यूशन। इंडिविजुअल स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने आप को रोक रहे हो तो आप कल को हम इकट्ठे होकर रोक पाएंगे एक दूसरे को। अगर हम ये बोलते रहते हैं कि आप इसको कंट्रोल करो, आप कंट्रोल करो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, एकदम आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। पंकज भाई, सबसे पहले आपके पास सार्थक समाधान पॉइंट वाइज, उंगलियों पे टिप्स में गिना सकते हो अगर पॉइंट वाइज, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा और हमको भी। मेरा एक ही सिद्धांत है अतुल जी, वो बदलेगा नहीं। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, खुद को पर्यावरण के प्रति अनुशासित करो, अपनी जिम्मेदारी समझो, तो ही कुछ सार है। नहीं तो हम कितनी भी चर्चा कर ले, परिणाम सार्थक नहीं आने वाला। नहीं, आपका एक तो था कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और दूसरा एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बनाना होगा। जी, निश्चित तौर पर वो एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बने और हम अपने आप को पर्यावरण के प्रति अनुशासित करें और अपनी जिम्मेदारी समझें। और यदि उस पर ही अमल शुरू हो गया तो अतुल जी 50% समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो सरकार का हिस्सा है वो लगभग आधा है, पर सोसाइटी का हिस्सा है वो भी आधा है। तो यदि सोसाइटी यानी हम और आप पर्यावरण के प्रति अपने आचरण, अपने व्यवहार को सुधार लें तो आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर सूद, समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी चीज ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम पॉइंट वाइज ये कि दिल्ली में हमने ये बोला कि 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, पर वो 15 साल से पुरानी गाड़ी दैट मीन्स हम छोटे शहर में चला सकते हैं। प्रदूषण तो छोटे शहर में भी है। 10 साल है कि 15 साल? 10 साल है शायद। हाँ, 10 साल।
पुरानी गाड़ी पर डीजल की 10 साल। हाँ। और डीजल की गाड़ियां हम बनने ही क्यों दे रहे हैं? हाँ। जब वो इतना प्रदूषण फैला रही हैं और पुरानी डीजल की गाड़ी हम छोटे शहर में जाके चलाएं। सूद साहब, सवाल ये ना कि हम विकास, प्रदूषण के नाम पे हम विकास का पहिया रोक नहीं सकते ना। हमें बेसिकली हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना, विकास भी होए, प्रदूषण भी कम होए। हमें न्यू टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए और सेफ फ्यूल्स पे फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा प्रदूषण कम हो। और जो चीजें प्रदूषण जैसा करती हैं, जैसे टोबैको है, उन पे हमें ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए कि लोग स्मोकिंग नहीं करें। और इसके अलावा कुछ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इसमें अगर हम एथेनॉल मिला दें या इसमें कुछ हम बायोडीजल अगर हम मिलाना चाहें इसमें, तो शायद प्रदूषण कुछ कम होगा, कुछ कॉस्ट कम होगी। क्या ये कुछ ऐसा कुछ सुना? मैंने छोटा सा ये पहले भी बोला था कि हमें लेडेड पेट्रोल पे अब कम करना चाहिए। वो सरकार क्यों बनाती है? बिकॉज अगर हम डीलेडेड पेट्रोल बनाएं और उस पर कुछ पैसा खर्चा करें या सेफ फ्यूल्स बनाएं तो बहुत सारा प्रदूषण कम हो सकता है। विवेक जी, देखिए, 3 चीजें मेरे हिसाब से अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काफी जरूरी हैं। पहली चीज जो है, हमारे भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें जल्द से जल्द आने की जरूरत है। मेरे ख्याल से 2 सालों के अंदर हमें ले आना चाहिए। दूसरा है कि हमारे जो टारगेट्स, आप भारत 6 कह रहे हैं ना जी, इसके पहले के सारे पूरे हो गए? उसके पहले देखिए, आपको तो मेरा सवाल है, नहीं 30-30 रुपया सवाल वो नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप न जाके आप 80%, नहीं समाधान है, मैं आपको बता रहा हूं। 80% जिस स्टैंडर्ड से आपका प्रदूषण कम होगा वो आप टारगेट में रखें, ना कि आप 3-4 इस तरह से आगे बढ़ें। तो आपका जो अच्छा स्टैंडर्ड अभी अवेलेबल है, आप उसे टारगेट रख के 2 साल के अंदर लाएं या मैक्सिमम 3 इयर्स के अंदर। गाड़ियों की संख्या में नियंत्रण करने के लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशंस में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि अछूता सब्जेक्ट है अर्बन एरियाज में, उसमें आपको तय करके चलना पड़ेगा कि शहर के यातायात में 70% मिनिमम बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो। उसके लिए जो भी चीजें की जरूरत है सरकार को वो करना होगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि एयर क्वालिटी अगर कोई शहर मीट नहीं करती है तो उसके ऊपर जुर्माना हो, उसके फंड्स बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि हमें इसे लीगली बाइंडिंग बनाना ही होगा। अदरवाइज ये अगर वॉलंटरी रहा तो हम सिर्फ आंकड़े जनरेट करते जाएंगे और प्रदूषण बढ़ता जाएगा। ठीक बात है। विक्रांत जी? जी बिल्कुल, देखिए देश निर्माण के लिए हमें प्रदूषण का स्तर कम करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ यंग जनरेशन सबसे ज्यादा है। आज बच्चों पे और यंग पे सबसे ज्यादा प्रभाव प्रदूषण का पड़ रहा है, उनकी मेंटल ग्रोथ पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें प्रदूषण के स्तर को नीचे ले जाना होगा, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो या किसी अन्य तरह का प्रदूषण हो। इसको कम करने के लिए हमें हर स्तर पे काम करना होगा। जैसे हमें खुले में कूड़ा जलाना बंद करना होगा, किसान भाइयों को पराली जलाने पे नियंत्रण रखना होगा, स्मोकिंग करने पे हमें थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, कम से कम खुले में हमें स्मोकिंग ना करें। आपकी भूमिका, आपकी जो पृष्ठभूमि है थोड़ा सा ग्रामीण लग रही है मुझे बताइए कि अगर जो किसान, बहुत संक्षेप में, अगर किसान वो जो पराली है या जो हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह में, बिहार की तरफ उसको जो फूस कहते हैं, जो भूसा कहते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह कहते हैं, अगर हम उसको ना जलाएं, किसान ना जलाएं उसको, तो उसका क्या करें? उसका बिजली बनाया जा सकता है, उससे लकड़ी के बोर्ड बनाए जा सकते हैं, उससे और बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। वो किसानों के भी काम आ सकती है, उससे खाद भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसे खेत में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, डिकम्पोस्ट होने दे, तो हमारी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी खेत की। तो इसके बहुत सारे उपाय है, सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है, एनजीटी ने भी बहुत सारे अच्छे निर्देश दिए हैं, तो उसका काम किया जा सकता है, उस पर उपाय किए जा सकते हैं। ठीक बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय सूद, विवेक जी, विक्रांत तोंगड़ साहब, पंकज भाई, विशेष धन्यवाद। अच्छी बातें बताई आपने, और आपके जो 2 सिद्धांत हैं, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और एनवायरमेंट का मास्टर प्लान बनाना होगा, दोनों बातें महत्वपूर्ण लगी हैं मुझे। लेकिन ये हो जाए तो फिर बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी ये मुहिम नए वर्ष तक लगातार जारी रहेगी। हमने आज बात की है वायु प्रदूषण की, लेकिन तमाम दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां सुधार बहुत जरूरी है, तभी हम देश को बनाने की बात कर सकते हैं। मसलन भ्रष्टाचार है ना, बेरोजगारी है, नशा है और महिला सुरक्षा जैसी तमाम बातें हैं। तो इन तमाम चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, नए वर्ष तक चर्चा करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि हम और आप साथ में मिलकर अपने इस देश को वाकई एक ऐसा देश बना सकते हैं, इस माहौल को और अच्छा कर सकते हैं जहां पर हम सब लोग अच्छे तरह से जिएं, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे बढ़े, और ये सब होगा एक दूसरे के साथ से। नमस्कार।